Hello everyone. Today we'll talk about prop firms. ठीक है। prop firms क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, उनका बिजनेस मॉडल पूरा कैसा है, वो कैसे प्रॉफिट बनाती हैं एंड आप उनसे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो एंड उनके क्या रूल्स होते हैं और क्या लेजिट है कि नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा ए टू जेड में डिस्कस करने वाला हूँ सब कुछ। तो वीडियो ध्यान से देखना एंड पूरा देखना। ठीक है। सबसे पहले आर परफॉर्म्स लेजिट। ठीक है। लेजिट में मतलब क्या होता है? लेजिट सबसे पहले लीगल है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, आ, क्या आपके ये लोग पैसे चुराते हैं? ठीक है, जो बहुत चलता है। तीसरा, क्या आपको ये पैसे देते हैं? ठीक है। सबसे पहले हम लीगल की बात करते हैं। ठीक है। देखो, मैंने मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैंने जितने लोगों से बात की है जो इस इंडस्ट्री में है, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉर्मल लोग, ट्रेडर्स। ठीक है। एंड एज वेल एज मैंने जो सीए से बात की है, उन सब ने बोला देखो लेजिट है एज लॉन्ग एज जो बिजनेस है वो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। एज लॉन्ग एज बिजनेस इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उनका, वो लेजिट फर्म है। ठीक है। प्रॉप फर्म्स वो वाली जो आपको सिम कैपिटल देती है। सिम कैपिटल मतलब पेपर मनी दे रही है और उनसे आप पैसे कमा रहे हो। अगर ऐसी कोई प्रॉप फर्म है जो आपको रियल मनी देती है, ठीक है, आप रियल मनी से पैसे कमाते हो और कोई भी गेमिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, गेमिफिकेशन नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अगर इंडिया में भी रजिस्टर्ड है तो वो लीगल है। लेकिन जैसे ही इसको गेमिफाई कर रहे हो, गेमिफाई मतलब क्या, एक गेम की तरह इसको आप दे रहे हो। ठीक है। प्रोफर्म अगर एक गेम की तरह ऑपरेट कर रही है कि आप, ये चैलेंज है, इसको पास करो तब हम आपको लाइव कैपिटल लेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंडियन प्रोफर्म अगर कर रही है तो वो इलीगल है। ठीक है। लीगल तब होगा जब वो पूरा आपका जो भी देखते हैं वो लोग, आपका क्वालिफिकेशंस और आपको डायरेक्ट देते तो वो लीगल होता है इंडिया में। इंडिया के बाहर की फर्म है अगर, तो आप उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, नथिंग एल्स। ठीक है। आप वो फर्म के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस हिसाब से ये लीगल है, जितना मैंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछा है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। इसका टैक्स भी भरा जाता है। अगेन, ये मैं टैक्स कैसे भरा जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगेन मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप अपने सीए से पूछ लेना, एक अच्छे सीए, अच्छा सी आपको ये सब चीजें समझा देगा। ठीक है। तो लीगल तो है ये जो प्रॉब्लम्स एटलीस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा चीज, क्या ये पे आउट देती हैं? देखो भाई, इस मामले में प्रॉब्लम्स लेजिट तो है, पे आउट तो आता है। ठीक है। मैंने अभी तक मतलब डिसेंट नंबर ऑफ पे आउट्स ले लिए, इतना कि मैं बोल सकूं कि हाँ भाई, पे आउट तो आता है और अच्छा खासा आता है। ठीक है। बड़े बड़े पे आउट्स आ जाते हैं और बहुत आराम से आ जाते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रॉप फर्म्स पे आउट देती हैं, अच्छी प्रॉप फर्म्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया में जो रेपुटेशन है प्रॉप फर्म्स की वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी प्रॉप फर्म्स को प्रमोट करते हैं जो मतलब अच्छे से बिजनेस नहीं कर रही, सही तरीके का बिजनेस नहीं कर रही है। आप जैसे इंस्टाग्राम पे जाओगे, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको गलत टाइप के प्रॉप फर्म्स प्रमोट करते हुए दिखेंगे, और वो बहुत आसान है उनको फाइंड आउट करना है कि गलत परफॉर्म कैसी होती है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर परफॉर्म्स, हाँ ज़्यादातर परफॉर्म्स, स्पेशली सीएफडी परफॉर्म्स जो होती हैं वो स्कैम होती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्म्स भी होती हैं, मैं उनका टाइप बताऊंगा आपको, उनका नेम्स भी बताऊंगा मैं बाद में आपको। ठीक है। लेकिन पे आउट आता है, अच्छी परफॉर्म्स के अगर आप स्टिक करते हो, पे आउट आता है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज, जो बैंक फ्रीज का मुझे लोग पूछते हैं, बैंक फ्रीज होता है क्या? देखो, इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं बाद में बताने वाला था, पर ठीक है। प्रॉब्लम्स होती हैं दो टाइप की। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस होता है, डेरिवेटिव्स होता है, मुझे नहीं पता, सीएफडी बोलते हैं उनको, सीएफडी प्रॉब्लम्स। एक होती है फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो मैंने जितना देखा है और मैंने जितने लोगों से बात की है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है, सीएफडी प्रॉब्लम्स में इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। और लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं होते हैं। मैं फ्यूचर परफॉर्मेंस ट्रेड करता हूँ। दूसरा चीज, अगर आप क्रिप्टो का कुछ भी लेन देन करोगे और वो बैंक में आया, तब बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस तब होते हैं, या आपको टैक्सेशन के इश्यूज होने के चांसेस तब होते हैं जब आप क्रिप्टो में कुछ भी करते हो। इसलिए मैं क्रिप्टो को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप क्रिप्टो में पेमेंट्स लो। बहुत लोग आई नो प्रमोट करते हैं जो परफॉर्मेंस ट्रेड करते हैं, ठीक है, सही है, बट मैं ये चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप क्रिप्टो में कुछ भी काम करो। ठीक है। तो आपका बैंक फ्रीज तब होगा स्पेशली जब आप क्रिप्टो में कुछ भी करोगे।
ठीक है, हाँ। अगर कोई आपको बड़ा पे आउट आया अचानक से बैंक में, बैंक आपको कॉल कर सकता है, उसके अलावा बैंक कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आपको बैंक बोलता है कि ये कैसे आया हमको दिखाओ, उनको बोलना सीधा, भाई अकाउंट बंद कर दे मेरा, मुझे पैसे दे दे, वो कुछ नहीं करेगा आपके अकाउंट को, चिंता मत करो आप, ठीक है। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, क्रिप्टो का कुछ भी लेन देन आप मत करो, बैंक फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, और सीएफडी प्रोफॉर्म्स में हो सकता है, सीएफडी प्रोफॉर्म्स अगर आप कर रहे हो तो कुछ कुछ रेपुटेड प्रोफॉर्म्स है जिनसे मैंने सुना नहीं होता है इन सीएफडी स्पेस, बट ज्यादातर प्रोफॉर्म्स से हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोफॉर्म्स पे। फ्यूचर, सीएफडी, इंडियन प्रॉप्स, मैंने तीनों का आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। इस वीडियो में ज्यादातर फ्यूचर प्रॉफॉर्म्स ही डिस्कस होने वाली है, सारे रूल्स जो डिस्कस होंगे वो फ्यूचर प्रॉफॉर्म्स के होंगे। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स भी बताई जाएंगी वो सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं वो ट्रेड करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबका पहले मैं देखना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस लीगल है कि नहीं है, कितना सस्टेनेबल है, वो सब बिजनेस मॉडल देख के ही मैंने चूज किया है। इसलिए मैं फ्यूचर प्रॉब्लम्स को ही ट्रेड करता हूँ, मैं सीएफडी प्रॉब्लम्स को ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले आपको उनका बिजनेस मॉडल समझना होगा, प्रॉब्लम्स ऑपरेट कैसे करती है। ठीक है, पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ। 97% ट्रेडर्स लूज मनी इन प्रॉप फर्म्स। ये मेरा डेटा नहीं है, ये प्रॉप फर्म्स का ही डेटा है। ठीक है, 97% ट्रेडर्स लूजिंग ट्रेडर्स होते हैं। इट इज अ हाइयर लूजिंग रेट देन इक्विटी ट्रेडिंग इन इंडिया। इट इज अ हाइयर लूजिंग रेट देन एफएनओ ट्रेडिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये ज्यादा हार्ड है इक्विटी ट्रेडिंग से, ये ज्यादा हार्ड है एफएनओ ट्रेडिंग से। ठीक है, तो यहां पर हाँ, लेकिन जो 3% होंगे ना बाकी के, स्पेशली जो टॉप 1% है, वो वो फार एक्सीड कर जाएंगे उनको, जो इक्विटी में रिटर्न्स कमा रहे हैं, या जो आपका एफएनओ में रिटर्न्स कमा रहे हैं। एफएनओ में भी compete हो जाए, लेकिन इक्विटी वाले, वो जो टॉप ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, जो 1% 2% वाले ट्रेडर्स होंगे, उनका कंपटीशन नहीं है आरओआई में। प्रॉप्स का जो आरओआई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप सक्सेसफुल प्रॉप ट्रेडर हो तो। कंपेयर टू दैट इक्विटी में इतना ज़्यादा आरओआई नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत स्किल्ड ट्रेडर हो तो प्रॉप फॉर्म्स आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो अभी भी, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो प्रॉप फॉर्म्स आर नॉट फॉर यू, सिंपल। हाँ, इसमें यह है कि आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत समझने का, धीरे धीरे। एक हाथ प्रॉप फॉर्म, एक हाथ अकाउंट, छोटा मोटा जो भी है मैं आपको बताऊंगा कौन से अच्छे वाले हैं, अगर आप शुरू कर रहे हो तो। तो वो अकाउंट्स लेके आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। नहीं जमा तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसने कर दिया यहाँ पे, पोटेंशियल इज ह्यूज, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये हो गया, 97% ट्रेडर्स लूज मनी, 3% ट्रेडर्स मेक मनी। अब इसके बाद आते हैं एवरेज पे आउट। जो है एवरेज पे आउट जो एक ट्रेडर लेता है, सक्सेसफुल ट्रेडर लेता है, वो है लेस देन $2000। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक अकाउंट पे जो ट्रेडर पास कर रहा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम 100 लोगों ने अकाउंट लिया, ठीक है, चैलेंज अकाउंट लिया, 97 फेल हो गए, तीन पास हो गए। ठीक है, और तीन ने जाके पे आउट भी लिया। ठीक है, अब वो तीन के जो पे आउट होंगे ना, वो उनका एवरेज होगा 2000 एक अकाउंट पे। एक अकाउंट पे आप बहुत सारे अकाउंट्स को कॉपी मार सकते हो, 5 अकाउंट्स, 10 अकाउंट्स, 20 अकाउंट्स, 50 अकाउंट्स तक कॉपी मार सकते हो। ठीक है, लेकिन एक अकाउंट का स्टैटिस्टिक ये बोलता है कि एक एवरेज जो पे आउट है वो 2000 के नीचे का ट्रेडर लेता है। ठीक है, तीसरी चीज, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बाद में जब मैं आपको पूरा उनका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तीसरी चीज, 0.1% ट्रेडर्स आर मूव टू लाइव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो फ्यूचर प्रॉप्स है उसमें से भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिम प्रॉप्स, एक होता है लाइव प्रॉप्स। सिम प्रॉप्स क्या करती हैं आपको? सिम प्रॉप्स पहले पहले आपको इवैल्यूएशन अकाउंट देती है। इवैल्यूएशन अकाउंट पेपर मनी होता है। वो बोलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 का अकाउंट है, वो बोलेंगी 3,000 बनाओ, पेपर मनी। ठीक है, आपने वो 3,000 बना लिए, ठीक है, आपने पास कर लिया, वापस से आपको 50,000 का अकाउंट देंगे, लेकिन इसको बोलेंगे लोग सिम फंडेड। कभी कभी आपको ये स्टेज बाईपास कर जाते हो, डायरेक्ट आप डायरेक्ट फंडेड लेते हो, जिसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। इसकी आपको कॉस्ट भरनी पड़ती है वैल्यूएशन स्टेज की, इसकी या फिर इसकी। ठीक है, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, इवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट। ठीक है, ज्यादातर फर्म्स आपको इवैल्यूएशन अकाउंट देंगे, इवैल्यूएशन अकाउंट ही लेना, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मत लेना, ज्यादा कॉस्टली होता है। और उसके मेरे को अच्छे नहीं लगते, नॉट समझ में नहीं आते, रूल्स अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। तो हमेशा इवैल्यूएशन स्टेज में
आपको जो पेपर मनी मिलता है उसमें एक टारगेट रहता है, वो आपने टारगेट क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको मिलता है सिम फंडेड अकाउंट। सिम फंडेड अकाउंट जैसे ही आप आते हो, 50,000 आपने मान लो सिम फंडेड बनाया, उसमें आपको एक बफर क्रिएट करना पड़ता है, ये भी पेपर मनी है। उसमें 50,000 के अकाउंट में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो है 2,000 का बफर, तो आपको 2,000 बनाना है उसमें। और 2,000 के ऊपर जितना भी आप पैसा बनाओगे वो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते जो भी रूल्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो रूल्स है ना, एक टाइम के बाद जब ट्रेडर, इनको लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है हमारे अकाउंट से, और ये तो पेपर मनी है, पेपर मनी के बदले उनको रियल मनी आपको देना पड़ रहा है बैंक में, आप ट्रेड कर रहे हो पेपर मनी लेकिन वो आपको बैंक में डाल रहे हैं रियल मनी, आपके बैंक में, उनका लॉस हो रहा है। तो वो ऐसे ट्रेडर्स को क्या करते हैं, ऐसे ट्रेडर्स को वो देते हैं असली पैसे, जिसको बोलते हैं लाइव अकाउंट। ठीक है, वो होता है असली पैसे, है ना। और उससे वो जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका वो थोड़ा कमीशन रखते हैं, बाकी का आपको देते हैं। कमीशन कितना होता है उनका, उनका होता है 10 से 20%। बाकी का 80 to 90% जो पैसे आप बना रहे हो लाइव स्टेज में, लाइव अकाउंट पे, असली अकाउंट पे, वो आपके पास आ जाएगा। प्रॉफिट बना रहे हो, जो भी प्रॉफिट बना रहे हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये लाइव अकाउंट में सिर्फ 0.1% ट्रेडर्स मूव करते हैं, मेरे हिसाब से 0.1%। थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, प्रॉफर्म टू प्रॉफर्म डिफर करेगा ये। ठीक है, बहुत सारी प्रॉफर्म्स जो समझ जाती है कि भाई अच्छा ट्रेडर है, उसको जल्दी से लाइव अकाउंट में शिफ्ट करने का ट्राई करती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना, 97% ट्रेडर्स लूज मनी, एवरेज पे आउट लेस देन 2,000, एंड 0.1% ट्रेडर्स आर मूव टू लाइव। ये स्टैट मेरे आपसे बढ़ रहा है, जो लाइव अकाउंट वाला स्टैट है ये बढ़ रहा है। प्रॉफर्म्स जो अभी सिम प्रॉफर्म्स है वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी लाइव पे शिफ्ट करने का देख रही हैं लोगों को, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि चलो ये तो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स समझा दी है, तो अब प्रॉफर्म्स पैसे कैसे बनाती है। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 100 ट्रेडर्स का। 100 ट्रेडर्स हैं, 100 ट्रेडर्स ने एक 50K का अकाउंट बाई किया, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 50K के अकाउंट की कॉस्ट का वो है $100। ठीक है, मोटा मोटी $100 आपको पे करने पड़ेंगे सारे ट्रेडर्स को, तो $100 इंटू 50, 100 ट्रेडर्स, तो 100 इंटू 100 हो गया 10,000। तो जो 10,000 है, जो ये इवैल्यूएशन की फीस भरी 100 ट्रेडर्स ने टोटल मिला के, 10,000 किसको पे किए, प्रॉप फर्म को। तो ये प्रॉप फर्म का रेवेन्यू हो गया 10,000, जो इवैल फीस उनके पास आई है, ये उनका रेवेन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर 97 ट्रेडर्स तो पैसे लूज करते हैं, 3% ट्रेडर्स ये जो पैसे कमाते हैं, राइट। तो 100 में से 3 ट्रेडर्स होंगे जो पे आउट लेंगे, और पे आउट का एवरेज कितना है, 2,000 से कम। चलो मैं मानता हूँ 2,000 ले लिया तीनों ने, 2,000 ले लिया तीनों ने। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2,000 इंटू 3, 6,000। तो 6,000 क्या हुआ, उनका एक्सपेंसेस हुए, किसके, प्रॉफर्म्स के। ठीक है, तो अब प्रॉफर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 जो इवैल्यूएशन फीस था, माइनस जो टोटल पे आउट इन लोगों ने दिया वो है 2,000। अब वो है 6,000, 2,000 इंटू 3, 6,000, तो 10,000 माइनस 6,000, 4,000। अब ये 4,000 उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इसमें ऑब्वियसली और भी एक्सपेंसेस आएंगे, बट मैं आपको एक बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। 4,000 इस सिस्टम से उनका डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्सो जो भी लाइव अकाउंट में अच्छे ट्रेडर्स हैं वो भी इनको छोटा छोटा कमीशन दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो भी उनका प्रॉफिट है। ऐसे करके ये फर्म्स प्रॉफिट कमाती है, ऐसे करके फ्यूचर प्रॉप फर्म्स जो होती है वो पैसे कमाती है। अब यहाँ पे यू विल आस्क मी कि उमंग, ठीक है ये फर्म्स पैसे कमाती है, तो फिर ये सीएफडी प्रॉप फर्म्स में क्या दिक्कत है। सीएफडी प्रॉप फर्म्स में दिक्कत ये है कि सीएफडी प्रॉप फर्म्स ना अच्छे ट्रेडर्स को लाइव अकाउंट पे शिफ्ट नहीं करती है। मतलब सारे जो ट्रेडर्स हैं वहां पे, सारे के सारे ट्रेडर्स सिम मनी पे रहते हैं। तो जो बहुत अच्छा ट्रेडर है, जो बहुत अच्छा ट्रेडर होगा वो भी सिम मनी पे होगा, और वो अच्छे पैसे कमाए जा रहे हैं, प्रोफर्म को उनको देना पड़ रहा है, बार बार देना पड़ रहा है पेआउट। और वहां पे आती है दिक्कत, वहां पे दिक्कत ये है कि यार इतना अच्छा ट्रेडर को आप पेपर मनी पे ट्रेड करेगा तो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगा, वहां पे एक अच्छा ट्रेडर भी बहुत डेडली हो जाता है उनके लिए। ठीक है, इसलिए वहां पे आपको पे आउट डिनायल ज्यादा रहते हैं, स्कैम ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सीएफडी प्रॉब्लम्स में आपको स्कैम ज्यादा मिलेंगे। अगेन 2-3 सीएफडी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट ज्यादातर सीएफडी प्रॉब्लम्स का जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से स्टॉप लॉस नहीं लगाया अच्छे ट्रेडर्स के ऊपर। प्रॉफर्म्स क्या कर रही है, प्रॉफर्म्स एक तरह से शॉर्ट क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रही है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग ही है ना ये, जिसमें आपको पता है 97% ट्रेडर्स लूज करेंगे पैसे, लेकिन वो जो 3% है, 3% जो आपका लॉस हो सकता है उसमें उन्होंने लॉस को कैप नहीं मारा सीएफडी प्रोफर्म्स ने, लेकिन
फ्यूचर परफॉर्मेंस ने इसको कैप मार दिया। कैप कैसे मार दिया? बोला ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, रियल मनी लो, ट्रेड करो, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके परफॉर्मेंस ऑपरेट करती है, फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है उमंग, तो व्हाट इज सो हार्ड इन दिस? हार्ड ही है, और सीएफडी परफॉर्म का एक बेनिफिट है जो आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस नहीं देंगी। सीएफडी परफॉर्मेंस का बेनिफिट ये है, वो स्विंग के लिए होल्ड कर सकते हो वहां पे आप स्टॉक्स को, और वहां पे आप फ्यूचर्स को। इन फ्यूचर परफॉर्मेंस आप होल्ड नहीं कर सकते हो स्विंग के लिए, अनलेस आपको एक लाइव अकाउंट दे रहे हैं ये लोग, लाइव अकाउंट में कर पाओगे। लेकिन एक सिम फंडेड अकाउंट में जो दूसरा स्टेज होता है, या इवन पहला स्टेज होता है इवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें आप स्विंग के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। बिकॉज सिंपल रीजन है, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा इजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा हार्ड है। पैसे ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में लूज नहीं करते हैं। इसलिए वो एक तरह से उन्होंने कैप, उन्होंने इनका पूरा बिजनेस ऑपरेशन ही ऐसा है, उन्होंने अकाउंट्स रूल्स ही ऐसे बनाए कि आप अकाउंट फेल कर जाओ, इसलिए 97% ट्रेडर्स लूज करते हैं पैसे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग हार्ड नहीं होती है, इनके रूल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, इस मामले में सीएफडी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो आपको स्विंग ट्रेड करने देती है। यहां पर फ्यूचर परफॉर्मेंस में आपको स्विंग ट्रेडिंग करने नहीं मिलता है, तो आपको पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंट्राडे के हिसाब से। हाँ, एक चीज है, अगर आप लाइव अकाउंट में चले गए आप कर पाओगे, और इतना लेवरेज मिलता है ना इनके पास, फ्यूचर परफॉर्मेंस इतना अच्छा लेवरेज देती है आपको, कि अगर आप लाइव में कर गए बिना प्रॉफिट फॉरफिट हुए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, तो आप बहुत बड़ा पे आउट निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत बड़ा भी मैं आप बताता हूँ क्या होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, अब तक आप ये सब समझ चुके होंगे। अब आते हैं स्टेज ट्रांजिशन में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इनिशियली आप प्रॉप फर्म को एक फीस देते हो जिसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन फीस। इवैल्यूएशन फीस, टेस्ट फीस, अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग प्रॉप फर्म्स में। मोटा मोटी उसको इवैल्यूएशन अकाउंट होता है आप में, जिसमें आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, चैलेंज अकाउंट बोलते हैं, टेस्ट अकाउंट बोलते हैं, सब सेम ही है। ठीक है, इवैल्यूएशन अकाउंट के लिए एक फीस भरनी पड़ती है आपको प्रॉप फर्म को। ठीक है, वो प्रॉप फर्म के पास चली जाती है और आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है। ठीक है, डेमो अकाउंट में मल्टीपल रूल्स होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। ये रूल्स को फॉलो करते हुए आपको एक टारगेट को अचीव करना है। कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए और टारगेट अचीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50K का अकाउंट बाय किया, टारगेट 3,000 का है। अब आपने जो 50K है उसको 53K में कन्वर्ट कर दिया आपने ट्रेडिंग करके, विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल, तो आपको सिम फंडेड अकाउंट मिलेगा। और जो आपका इवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। मतलब 50 से 53K में, 50 से 53K पे आपने अकाउंट ला दिया अपना, इवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो अकाउंट ये लोग क्लोज कर देंगे, आपको एक नया अकाउंट दिया जाएगा। वो उसको बोलेंगे लोग सिम फंडेड अकाउंट, उसका नाम अलग होता है, अलग अलग प्रोफार्म्स में अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे आप अगर लूसिड में आते हो तो आपको हमेशा एक ई दिखता है बाजू में। ठीक है, मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, जब भी एक एल एफ, क्या बोलते हैं, अगर वो ई लिखा रहेगा तो इवैल्यूएशन है, एफ लिखा रहेगा तो वो फ्लेक्स है। ठीक है, या पी लिखा रहेगा जो प्रो होता है। ठीक है, मैं पर्सनली फ्लेक्स यूज करता हूँ, तो एफ लिखा रहता है वहां पे। ठीक है, तो वो उसका नाम आपको दिख जाता है, अलग होता है हमेशा। तो ये आपको डिफरेंशिएट करता है कि हाँ आप या तो इवैल्यूएशन में हो कि आप फंडेड में हो, राइट। तो ये अकाउंट अलग होता है इसका, फिर से आपको 50K पे आ जाते हो आप। हाँ, 50K, कभी कभी ये होता है, कुछ कुछ प्रोफर्म्स बोलती है कि हम इवैल्यूएशन फीस तो आपने भर दी, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको फंडेड जैसे आपने क्लियर कर दिया तो आपको और फीस भरनी पड़ेगी। करेंटली ऐसी एक ही प्रोफर्म है मेरे हिसाब से जो ये फीस मांगती है, वो है एपेक्स। ये फीस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है इंडस्ट्री से। एक्टिवेशन फीस अब कोई मांगता है नहीं, अपार्ट फ्रॉम एपेक्स। एपेक्स मांगता है, एपेक्स इसलिए मांगता है क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डिस्काउंट लाते हैं इवैल्यूएशन फीस पे। इवैल्यूएशन फीस पे वो 80% 90% डिस्काउंट मारते रहते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि लोग आए उनके पास। ठीक है, तो इसलिए एक्टिवेशन फीस वो लोग मांगते हैं, जो मेरे हिसाब से सही भी है, लेकिन कोई और फर्म आपको नहीं मांगेगी। मैं जितनी फर्म्स बताऊंगा उनमें एक्टिवेशन फीस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एपेक्स। ठीक है, इफ यू, अब यहाँ पे सिम फंडेड में आप आ गए। सबसे पहले सिम फंडेड के रूल समझ लेते हैं, इवन इवैल्यूएशन के रूल समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इवैल्यूएशन का रूल बोलता है आपको, अच्छा मैं, ड्रॉडाउन टाइप, सबसे पहला रूल है ड्रॉडाउन टाइप। तीन टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं। ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन, ईओडी ड्रॉडाउन, इंट्राडे ड्रॉडाउन। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक डीडी मतलब क्या, आपने मान लो 50K का अकाउंट बाई किया, आपको बोला गया 3,000 बनाने हैं, 2,000 का डीडी मिला है। डीडी कौन सा? स्टैटिक।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 50K का अकाउंट आपने मान लो 151K पे ला दिया, दिन खत्म हो गया, अगला दिन शुरू हो गया, ठीक है। आपका जो ड्रॉडाउन है अभी भी 48K पे ही रहेगा। जो 2000 था, 50K से नीचे आओगे 2000, जो 48K होना चाहिए आपका इनिशियल ड्रॉडाउन, वही ड्रॉडाउन रहेगा। ड्रॉडाउन हिलता नहीं है, स्टैटिक है ये। 52K पे आओगे, ड्रॉडाउन 48K पे ही रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ रहा है, ये जो स्टैटिक डीडी है वहीं का वहीं रह रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप ईओडी ड्रॉडाउन में आते हो, ईओडी ड्रॉडाउन में क्या होता है, आपका जो पीक रियलाइज्ड गेन है आफ्टर द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे पे ये ऊपर आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे ही आपका मान लो अकाउंट का पीक, हमेशा याद रखना पीक, अगर आपके अकाउंट ने नया पीक बनाया तो ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ट्रेल करेगा ऊपर। ट्रेल कितना करेगा? 2000 ट्रेल करेगा। अगेन अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है, अगर आपको डीडी के लोग बोल रहे हैं 2000 का है, तो 2000 ट्रेल करेगा ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 बनाया, यू मेड 1000 ऑन अ 50K अकाउंट, तो आपका मैक्स लॉस लिमिट आफ्टर द एंड ऑफ द डे विल बी 51K माइनस 2K इक्वल्स टू 49K। आपका ड्रॉडन 48K से 49K पे आ गया, ठीक है। द डीडी कीप्स गोइंग अप, वो ऊपर जाता जाएगा जब तक ये जो इनिशियल कैपिटल है, जो जितना इन्होंने आपको दिया है वो क्या है, 50K, जब तक ये डीडी 50K तक नहीं आता है। जैसे ही 50K पे आ गया, ये लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता ये डीडी। तब ये डीडी अपने आप स्टैटिक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। लेट्स से योर पीक कैपिटल गोज एट 52.5K एंड द मैक्स डीडी इनिशियली गिवन टू यू वाज 2K का डीडी दिया, और आप 52.5K पे चले गए। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो मैक्स डीडी होना चाहिए ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के हिसाब से, वो होना चाहिए 52K माइनस 5K इक्वल्स टू, वो 52.5K माइनस 2K इक्वल्स टू 50.5K। लेकिन चूंकि इनिशियल कैपिटल जो 50K था उसके ऊपर चला गया है, इसीलिए आपका जो ड्रॉडाउन बचा, ठीक है, वो 50K पे लॉक हो चुका है। अब वो हिलेगा नहीं, और ये हमेशा एंड ऑफ द डे पे ये कैलकुलेट होता रहता है, नीचे कभी नहीं जाएगा। ड्रॉडाउन कभी भी नीचे नहीं जाता है ना। 49K पे आ गया तो 49K पे ही रहेगा। आप नया पीक लगाओ, वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नया लो लगाते हो तो नहीं आने वाला नीचे वो, ठीक है। वो इसी तरीके से ब्लो करवाते हैं आपको अकाउंट, ठीक है। रूल्स हार्ड है। अब ये स्टैटिक डीडी सबसे इजी होता है, ईओडी ड्रॉडाउन थोड़ा हार्ड ज्यादा होता है। सबसे हार्ड होता है इंट्राडे ड्रॉडाउन। और एक ही फर्म है, अगेन एपेक्स अकेली फर्म है करेंटली, अपार्ट फ्रॉम टीपीटी। टीपीटी को देना पड़ता है क्योंकि उनके अकाउंट गोल्ड है, तो उनको देना ही पड़ेगा। तो एपेक्स और टीपीटी, थोड़ा सा टीपीटी देता है, एपेक्स का पूरा ही इंट्रा ट्रेलिंग रन रहता है, इसलिए ये दोनों सबसे हार्ड होते हैं अकाउंट्स, ठीक है। सबसे हार्ड टाइप का ड्रॉडाउन होता है इंट्रा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। इंट्रा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या बोलता है, यहाँ पे आपका ईओडी ड्रॉडाउन में आपको एंड ऑफ द डे पे शिफ्ट हो रहा था ऊपर। इंट्रा ड्रॉडाउन अपने नाम जैसा है, इंट्रा डे में शिफ्ट होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपने, आप एक ट्रेड में हो, अभी भी आपने ट्रेड क्लोज नहीं की है, 50K का अकाउंट को आप 51K पे ला रहे हो, आपका अकाउंट क्लोज नहीं है, 1K का प्रॉफिट चल रहा है आपका, आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया, फिर भी ये डीडी ऊपर आ जाएगा। तो मान लो आप 50,000 का अकाउंट आया, ठीक है, उसका आपने 51.5, 51, अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है ये, ठीक है। आपने मान लो उसमें 1,500 बनाए, ठीक है। प्रॉफिट आपने क्लोज नहीं किया, अभी तक बुक नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपका जो ड्रॉडाउन है वो अपने आप 49.5 के आ जाएगा, ठीक है। और मान लो आपने उस ट्रेड में 1,500 ऊपर जाने के बाद वो 1,500 पूरा गिव बैक कर दिया और 500 का लॉस कर दिया, है ना, आपका अकाउंट गया। भले ही आपके ट्रेड में एक्चुअली 500 का ही लॉस हुआ है, 2,000 का लॉस नहीं हुआ है, बट चूंकि टॉप से 2,000 का लॉस हो गया, प्लस 1,500 से आप माइनस 500 पे आ गए हो, तो 2,000 के डीडीएल काउंट कर लेंगे और ऐसे करके आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रॉडाउन है। अगेन इसमें एक चीज याद रखना, इसमें भी 50K के ऊपर ड्रॉडाउन नहीं जा सकता, इनिशियल कैपिटल के ऊपर कभी भी ड्रॉडाउन नहीं जा सकता। जैसे ही आप 52K बनाओगे इस केस में, आपका ड्रॉडाउन 50K पे लॉक हो जाएगा, उसके ऊपर जाओगे, ड्रॉडाउन ऊपर नहीं आएगा। इनिशियल कैपिटल पे हमेशा ड्रॉडाउन लॉक हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट का मतलब होता है बफर। मैं हमेशा बहुत बार बफर आप यूज करते हो, बफर क्या होता है, बफर मतलब प्रॉफिट, ठीक है। एंड हमेशा जब भी आप अकाउंट, आपको सिम फंडेड अकाउंट मिलता है, तो आपको एक बफर क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा प्रॉफिट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पे आउट मिलता है, ठीक है।
वो बफर उनके साइट पे लिखा रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ से देख सकते हो आप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल ड्रॉडाउन टाइप है। ठीक है, सबसे बड़ा ये, सबसे ज्यादा ये फंसाएगा आपको। ठीक है, सबसे डेंजरस रूल। सेकंड नंबर का रूल, अगेन अनदर डेंजरस रूल, कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी रूल इज मींस द मैक्स अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक इन अ सिंगल डे। एग्जाम्पल, 50% कंसिस्टेंसी रूल्स रूल मीन्स आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितना भी आपने प्रॉफिट किया है उसका 50% या उससे ज्यादा आप एक सिंगल डे में नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब क्या, आपका मान लो 3,000 का टारगेट है। ठीक है, आपको 3,000 बनाने हैं। 3,000 का 50% 1,500 होता है। आपने अगर 1,500 एक दिन में उससे ज्यादा बना दिया तो आपका टारगेट ऊपर चला जाएगा। मान लो आपने 1,600 बना दिया, तो 3,000 का 50% तो 1,500 होता है, आपने तो ज्यादा बना दिया। तो आपका टारगेट अपने आप 3,200 पे चला जाएगा, क्योंकि 3,200 का 50% 1,600 होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रूल हमेशा फॉलो करना। कंसिस्टेंसी रूल बस आपका क्या करता है ना, आपका ये एक तरह से आपका टारगेट बढ़ा दे रहा है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बहुत अनोइंग रूल है। मैं 50% कंसिस्टेंसी रूल फिर भी समझ में आता है मुझे, चलता है 50%। लेकिन जैसे इसको कम करते हैं ना, जैसे मान लो 40% हो गया, 35% हो गया, 35% के नीचे जाने लगता है तो आपका फिर हेडेक होने लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं जो आपको बोल रहा था, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट्स मत लेना। डायरेक्ट फंडेड अकाउंट्स में 20-20% तक होता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं डायरेक्ट फंडेड अकाउंट्स। मुझे पसंद है ऐसे अकाउंट्स जिसमें कोई कंसेंसी रूल ना हो। सबसे बेस्ट चीज वही होती है, कंसेंसी रूल क्यों दे रहे हो, है ना। हाँ, एक चीज याद रखना, ऐसा कोई भी फर्म नहीं है जो आपको कंसेंसी रूल कभी नहीं देगी। कहीं ना कहीं कंसेंसी रूल आता है, या तो ईवैल वाले स्टेज में आता है या तो सिम फंडेड स्टेज में आता है। कहीं ना कहीं ये लोग कंसेंसी मारेंगे आपको। ऐसी कोई फर्म नहीं है जो आपको कंसेंसी रूल ईवैल में भी नहीं देगी, कंसिस्टेंसी रूल आपको फंडेड में भी नहीं देगी। आता ही आता है। दूसरी चीज, लाइव स्टेज में अगर आप चले जाओ, असली पैसे जैसे ही आपको देंगे ना ये लोग, तो ये चाहते हैं कि आप ज्यादा पैसे बनाओ फिर, क्योंकि इनको तो कमीशन मिलेगा, तो ये लोग कंसेंसी रूल हटा देते हैं। ठीक है, तो कंसेंसी रूल आपको हमेशा ईवैल या सिन फंडेड में ही मिलती है। लाइव स्टेज में आपको, जब आपको रियल मनी मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी रूल ये लोग खुद हटा हटा देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप ज्यादा पैसे बनाओ। ठीक है, दिस इज एक तरह से उन लोगों ने एक और चीज आपको लेयर मार दी, एक तरह से आपको रोक दिया कि आप ज्यादा एक दिन में पैसे नहीं। कभी कभी विनिंग स्ट्रीक आ जाती है ना, कोई ट्रेड आपने बहुत लंबा खींच लिया, होता है, तो उसको रोकने के लिए ये चीज है कंसिस्टेंसी रूल। ठीक है, लाइव अकाउंट में नहीं चाहते कि आप चाहते चाहते हैं ये लोग कि बड़ा बड़ा ट्रेड खींचो आप, इसलिए कंसेंसस रूल रखते नहीं है। ठीक है, अब आते हैं न्यूज रूल पे। तो ये डेंजर रूल है, ये भी मेरे हिसाब से एनफ डेंजरस रूल है, अनोइंग रूल है ज्यादा। न्यूज रूल भी एक रूल होता है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स को ट्रेड करने नहीं देंगी। इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स के टाइम ये लोग आपको विंडो देते हैं, फर्म टू फर्म डिफर करता है। एग्जाम्पल, ये लोग विंडो क्या देंगे, न्यूज के 2 मिनट पहले और न्यूज के 2 मिनट बाद आप ना तो कोई ट्रेड होल्ड कर सकते हो ना तो कोई ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो 4 मिनट का जो टाइम है, लेटेस्ट 8:30 बजे रात को न्यूज आने वाली है, तो 8:28 से लेकर के 8:32 तक कोई भी ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए। पुरानी वाली क्लोज कर दो पहले ही, नई वाली ओपन मत करो इसके बाद। हाँ, दो जैसे ही 8:32 हो गए उसके बाद आप नई ट्रेड ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे करके ये लोग आपको न्यूज़ ट्रेड नहीं करने देते, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है बहुत बड़ी वाली, उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, अब ये न्यूज़ कौन सी होती है, देखो प्रॉफर्म के अपने इस पे वो लोग लिख देते हैं, तो आप उधर उधर जाके देख सकते हो। हाँ, या फिर ये जो साइट है, ये साइट पे जाओ, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये साइट पे अगर जैसे ही आप आए, ठीक है, ये इंडियन टाइम के हिसाब से मैंने डेट टाइम सेट कर रखा है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से सेट कर रखा है। राइट, ये इस वीक का है। तो इसमें यहाँ पे जैसे आप जाओ, मैंने सिर्फ यूएसडी के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं नैस्डैक ट्रेड करता हूँ। वाइट फोल्डर का मतलब होता है बैंक हॉलीडे और ये सब। येलो फोल्डर इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता, ऑरेंज फोल्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट, रेड फोल्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप ज़्यादातर टाइम सिर्फ रेड फोल्डर में ट्रेड नहीं कर सकते, ऑरेंज फोल्डर में आपको अलाउड है। ठीक है, ऑरेंज फोल्डर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब भी रेड फोल्डर आए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्म्स बोलती हैं कि आप ओपन मत करना ट्रेड अपनी कोई भी। हाँ, सारे रेड फोल्डर पे ये लोग नहीं बोलते, कुछ कुछ स्पेसिफिक रेड फोल्डर्स पे ही बोला जाता है।
ठीक है, वो आपके प्रोफाइल्स में आपको मिल जाएगा। मैं तो कोई भी रेड फोल्डर में पर्सनली ओपन करता ही नहीं हूँ ट्रेड्स, मैं बंद कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है बंद करने में। ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं, न्यूज़ रूल हो गया यहाँ पे। हाँ, एक और चीज, ईवैल में जनरली आप न्यूज़ पे ट्रेड कर सकते हो। ईवैल में आपको ये लोग करने देंगे, ज्यादातर फर्म्स आपको करने देती हैं। आई डोंट रिमेम्बर कोई ऐसी फर्म जो आपको ईवैल में न्यूज़ ट्रेड नहीं करने देती, लेकिन फंडेड में आप न्यूज़ ट्रेड मत करना, है ना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ज्यादातर फर्म्स आपको अलाउ नहीं करेंगी न्यूज़ ट्रेड करने के लिए। अब आते हैं डेली लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट इज अ सॉफ्ट ब्रीच रूल इन फ्यूचर फर्म्स। डेली लॉस लिमिट मतलब होता क्या है? मान लो इन्होंने आपको ड्रॉडाउन दिया, मैक्स लॉस लिमिट जो MLL भी बोलते हैं जिसको, मैक्स लॉस लिमिट 2000 का दिया, जो मैं आपको ड्रॉडाउन बता रहा था पहले, वो 2K का DD दिया मैक्स लॉस लिमिट। लेकिन ये लोग बोलेंगे 1.2 के आपका डेली लॉस लिमिट है ना। डेली लॉस लिमिट आपका अगर चला गया, तो फिर आपका उस दिन के लिए अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मान लो आपने उस दिन 1200 का लॉस कर दिया, आप उस दिन और ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्लोज कर दो। वो क्लोज कर दो क्या, वो अपने आप लॉक हो जाता है अकाउंट। ठीक है। फिर आप अगले दिन आना, अगले दिन आपके पास 800 का ड्रॉडाउन बचेगा। 1200 तो आप ऑलरेडी लॉस में हो, 800 बचेगा, 800 के लिए ट्रेड करना। 800 वहां पे लॉस हो गया तो आपका अकाउंट ऑब्वियसली ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि टोटल आप 2000 का लॉस कर चुके हो। ठीक है। ये रूल आपका एक तरह से ना मैक्स रिस्क कैप कर रहा है एक दिन का, है ना। अगेन ये एक तरह से रोक रहा है आपको एक दिन में बहुत ज्यादा पैसे बनाने से। बहुत ज्यादा पैसे कितने, वो आप देख लो, है ना। बट बहुत ज्यादा पैसे आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। मुझे इस रूल से इतनी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं 1.2 के रिस्क करने नहीं वाला हूँ किसी भी अकाउंट पे, इतना ज़्यादा मैं रिस्क करता ही नहीं हूँ। हाँ, ये है कि ये रूल भी इतना पॉपुलर नहीं है, ये रूल बहुत सारी फर्म्स यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है। अब आता है माइक्रो स्केलिंग एंड साइज अनलॉकिंग रूल। ये रूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। और ये रूल क्यों पसंद नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक बात समझाता हूँ, माइक्रो और मिनी में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं नैस्डैक ट्रेड करता हूँ, तो मैं नैस्डैक के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। नैस्डैक के दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है माइक ई मिन ए ई माइक्रो फ्यूचर्स और ई मिनी फ्यूचर्स। ठीक है। एक मिनी इक्वल्स टू 10 माइक्रो होता है। ठीक है। एक मिनी का जो वैल्यू है एक मिनी फ्यूचर्स का, वो 10 मिनी फ्यूचर्स के बराबर होता है। तो माइक्रो स्केलिंग रूल अगर मान लो 1:10 है, इसका मतलब क्या है, वो एक मिनी के सामने आपको 10 माइक्रो दे रहे हैं, जो सही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप 50K का अकाउंट बाय करते हो, लेट अस अज्यूम आप लूसिड के पास गए, लूसिड के पास जाके बोले हम 50K का अकाउंट एक बाय कर रहे हैं। ठीक है। 50K का अकाउंट बाय करने में वो लोग लिखे रहेंगे कि आपको कितना क्वांटिटी मार सकते हो, तो वो ऐसा लिखा रहेगा 4 मिनीस और 40 माइक्रोस। तो ये सही रूल है। ये सही रूल, इसका मतलब क्या हुआ, हम 4 मिनी देंगे तो 40 माइक्रो देंगे। ठीक है। वैल्यू सेम है, तो जो लोग माइक्रो मिनी ट्रेड नहीं करते, माइक्रो ट्रेड करते हैं, वो माइक्रो ट्रेड करें। सिंपली उनको वैल्यू उतनी मिल रही है, मिनी कर रहे हैं माइक्रो कर रहे हैं। लेकिन कुछ फर्म्स क्या बोलती हैं, थोड़ा सा मिक्सअप करती हैं। मिक्सअप कैसे होगा, बोलेंगी 3 मिनी कर सकते हो या 15 माइक्रो कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन मार दिया ना। जो लोग माइक्रो ट्रेड करते हैं, माइक्रो ट्रेड करने से ना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है आपका। ठीक है। स्पेशली आप अगर रात के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि रात के टाइम पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है इंडिया में। रात का टाइम मतलब जब न्यूयॉर्क सेशन उनका ओपन रहेगा, यूएस मार्केट जब ओपन होता है, यूएस मार्केट ओपन में सबसे ज्यादा ATR होता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। उस टाइम पे क्या होता है, आप मिनी ट्रेड करना इज वेरी हार्ड। तो उस टाइम पे आप माइक्रो ट्रेड करते हो। ठीक है। तो जो लोग माइक्रो ट्रेड करेंगे ना, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 3 मिनट के सामने 30 माइक्रो मिलने चाहिए, लोगों ने सिर्फ 15 दिए हैं। इसलिए दिए हैं क्योंकि वो माइक्रोस को कैप कर दिए हैं, वो चाहते हैं आप मिनी ट्रेड करो, ओवर रिस्क करो और अकाउंट ब्लो कर दो। ठीक है। तो ये रूल मुझे पसंद नहीं आता है कि यहाँ पे माइक्रो स्केलिंग का रूल कितना, 1:5। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लोग माइक्रो ट्रेड करते हैं। जो मैं पर्सनली माइक्रो ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पसंद नहीं आता है। ठीक है। तो माइक्रो स्केलिंग रूल अभी आपको समझ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो साइज अनलॉकिंग रूल डालती है। अब साइज अनलॉकिंग रूल मतलब क्या होता है? साइज अनलॉकिंग रूल मतलब पहले बोलेंगे कि आप चलो, ये रूल हमेशा फंडेड में आता है। ठीक है। माइक्रो स्केलिंग रूल आपको ईवैल में दे सकते हैं, जैसे फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स, आई थिंक ईवैल में आपको ये रूल देता है। लेकिन फंडेड में भी देते हैं वो लोग, आई गेस। लेकिन जो ये वाला रूल है, साइज अनलॉकिंग वाला रूल, हमेशा आपको फंडेड में ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपने सिम फंडेड में आ गया, 50,000 का अकाउंट मिल गया आपको, तो बोलेंगे जब तक आप 1,000 का प्रॉफिट नहीं बनाते हो, तब तक आप ये पूरा 4 मिनी 40 माइक्रो ट्रेड नहीं कर सकते हो। हम आपको बोलेंगे कि आप सिर्फ 2 मिनी 20 माइक्रो ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, 2 मिनी 20 माइक्रो ट्रेड कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन मार दिया आप पे। ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि चलो आपने 1,000 का प्रॉफिट बना दिया। अब जब तक आप 2,000 का नहीं बनाते, अब आप सिर्फ 3 मिनी 30 माइक्रो ट्रेड कर सकते हो, और रेस्ट्रिक्शन मार दिया आप पे। ठीक है। फिर 2,000 आपने बना लिया तो हम आपको 4 मिनी 40 माइक्रो देंगे। तो ये रूल तब ठीक रहता है जब फ्लेक्स अकाउंट हो। फ्लेक्स अकाउंट मतलब क्या? नो बफर रूल। आप कभी भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है ना। तो ये रूल समझ में आता है। कोई कंसिस्टेंसी रूल है नहीं, तो आप लंबी लंबी ट्रेड खींच सकते हो। बट अगर कंसिस्टेंसी रूल है तो ये रूल नहीं अप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। आई डोंट थिंक कोई फर्म बिना कंसिस्टेंसी रूल वाली, जो कंसिस्टेंसी रूल डाले और ये भी रूल डाले, ऐसा कोई फर्म है नहीं मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, अगर ये दोनों रूल साथ में आ गए, फर्म ही अवॉइड कर देता हूँ मैं। एक ही फर्म मुझे याद है जो ये दोनों रूल साथ में देती है। वो फर्म है क्या नाम है, माई फंडेड फ्यूचर्स। माई फंडेड फ्यूचर्स क्या बोलेगा, अगर 50,000 का अकाउंट है, उनका एफएक्यू सेक्शन में कभी जाके देखना। 50,000 का अकाउंट है, वो बोलेंगी आप जब तक 1,000 का प्रॉफिट नहीं बना सकते हो ना, आप सिर्फ 1 मिनी या 5 माइक्रो ट्रेड कर सकते हो। मतलब साइज भी उन लोगों ने लॉक मार दी, स्केलिंग भी लॉक मार दी। ठीक है। तो इसलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं आती है। तो ऐसे अगर दोनों रूल आ गए साथ में तो मैं फर्म ही अवॉइड कर देता हूँ। अब आते हैं माइक्रो स्कैल्पिंग रूल पे। ये रूल कुछ कुछ फर्म्स में ठीक ठाक है, कुछ कुछ फर्म्स में बहुत गंदा हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो स्कैल्पिंग मतलब बहुत जल्दी अपने एक ट्रेड को ओपन और क्लोज कर दिया, पैसे बना लिए, तो उसको बोलते हैं माइक्रो स्कैल्प ट्रेड। ठीक है। एंड फर्म्स बोलती है आपको कि ये जो माइक्रो स्कैल्प ट्रेड्स है ना, इसमें से जो भी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, लूजिंग ट्रेड्स को ये लोग काउंट नहीं करेंगे। जो सारे प्रॉफिट हुए जिन जिन ट्रेड्स में, उन सब का टोटल जब ये लोग करेंगे, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल प्रॉफिट के। ठीक है। एक टाइम देंगे आपको ये, उस टाइम के अंदर आपने अकाउंट में ट्रेड ओपन या क्लोज कर दी और प्रॉफिट बन गया, तो वो ट्रेड माइक्रो स्कैल्प ट्रेड कहलाएगी। और ऐसे जितने भी प्रॉफिटेबल माइक्रो स्कैल्प ट्रेड्स हैं, याद रखना, सिर्फ प्रॉफिटेबल काउंट हो रहे हैं। अगर आपका लॉस हो गया वो आपके ऊपर है। सिर्फ प्रॉफिटेबल जो सारी ट्रेड्स हैं उन सबको ये लोग काउंट करेंगे, है ना। और ये सब काउंट करने का जो टोटल निकलेगा, वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट का आधा नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लो 50% बोल रखा है इन्होंने, तो जनरली 50% होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिफाई बोलता है कि आपका माइक्रो स्कैल्पिंग टाइम है 10 सेकेंड का, एंड 50% का रूल है माइक्रो स्कैल्पिंग परसेंटेज। मतलब 10 सेकेंड के अंदर जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है जो आपने 10 सेकेंड में ओपन और क्लोज दोनों कर दी है, उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 50% ऑफ द एंटायर जितना भी अपने अकाउंट पे प्रॉफिट बनाया आज तक, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से रूल ठीक है। ठीक है, 10 सेकेंड इज ओके। लूसिड तो आई थिंक ये आपको रूल देता ही नहीं, वो बोलता है भाई करो, जल्दी करना है करो, तेज करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ फर्म्स हैं जो आपको बोलेंगे कि 1 मिनट 2 मिनट, वो बहुत लंबा टाइम हो गया। 1 2 मिनट जो एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट कैल्क करता है ना, 10 सेकेंड 20 सेकेंड चलता है, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट आप करने लगे। कुछ कुछ ट्रेड होती है जो बहुत जल्दी तेजी से भाग जाती हैं, तो फिर ऐसा रूल ना आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मार रहा है। ठीक है, तब ये रूल अच्छा नहीं होता है। जो अच्छी फर्म्स है इसमें आपको लफड़ा नहीं करेंगे ज्यादातर। ठीक है। फिर उसके अब ये जो सारे रूल्स थे इंपॉर्टेंट रूल्स थे मेरे आपसे, ये 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 कंसिस्टेंसी रूल एंड ड्रॉ डाउन टाइप। अब इसके बाद रूल्स आते हैं जो सिर्फ आपको थोड़ा सा चुभेंगे। ठीक है। चुभने वाले रूल्स, नॉट एग्जैक्टली वो आपको ब्लो आउट कर देंगे कैपिटल, लेकिन चुभने वाले रूल्स होते हैं। चुभने वाले रूल्स क्या होते हैं? मिनिमम ट्रेडिंग डेज एंड मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स डेज। तो प्रॉप्स का जनरली एक रूल रहता है कि मिनिमम इतने डेज आपके प्रॉफिट होना चाहिए, कि 5 दिन का प्रॉफिट होना चाहिए। और 5 दिन, एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 5 प्रॉफिटेबल डेज विद अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ $200। मतलब कोई भी 5 दिन, अगर आप पे आउट लेना चाहते हो तो एटलीस्ट कोई भी 5 दिन ऐसे होने चाहिए, कंजिक्यूटिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 दिन ऐसे हो जिसमें आपने $200 बनाया हो। $200 का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है। दिस रूल इज अप्लाइड फ्रॉम पे आउट टू पे आउट। अगर आपने अभी तक अकाउंट में पे आउट नहीं लिया है, तो जिस टाइम पे आप फंडेड हुए, जब आपको नया अकाउंट मिला फंडेड वाला, वहां से लेकर के फर्स्ट पे आउट तक एक टाइम विंडो हो गया, उसमें एटलीस्ट 5 दिन होने चाहिए। फिर फर्स्ट पे आउट ले लिया आपने, फर्स्ट पे आउट से सेकंड पे आउट के बीच में 5 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। सेकंड पे आउट से थर्ड पे आउट, ऐसे करके ये लोग कैलकुलेट करते हैं। रूल इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा चुभता है और कुछ नहीं। ठीक है। जो जो लोग इम्पेशेंट होते हैं ना, वो एक आध दिन छोटा अमाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते, उनका ब्लो हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है। तो ये मेरे तरफ से कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है जो ब्लो करना चाहिए, बट एक्चुअली लोग ब्लो कर देते हैं क्योंकि वो उनमें पेशेंस होता नहीं है रुकने का। अब आते हैं स्प्लिट, पे आउट कैप एंड विड्रॉल लिमिट।
प्रॉफिट स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो फर्म ने बोला 90-10 का स्प्लिट है, प्रॉफिट स्प्लिट है, इसका मतलब है कि जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, लेटस अज्यूम आपने 1000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया, तो 1000 आपका जो सिम फंडेड अकाउंट है उससे अकाउंट डिडक्ट हो जाएगा। लेटस अज्यूम 53,000 पे अकाउंट चल रहा था आपका सिम फंडेड अकाउंट, उसमें से 1000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब अकाउंट की वैल्यू आपकी हुई 52,000, लेकिन चूंकि 90-10 का स्प्लिट है, तो आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ $900 आने वाले हैं। बाकी के जो $100 हैं वो फर्म अपने पास रख लेगी, भले ही पेपर मनी वो रख लेंगी, एक तरह से वो उनका टैक्स है वो। ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट स्प्लिट। जितना कम हो उतना अच्छा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज या तो 90-10 होगा या तो 80-20 होगा। ठीक है। दूसरा, पे आउट कैप। मैक्सिमम डॉलर पे आउट यू कैन रिक्वेस्ट इन अ सिंगल पे आउट। इन अ सिंगल पे आउट बोल रहा हूं मैं, एक सिंगल पे आउट पे मैक्सिमम आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉफर्म टू प्रॉफर्म, इवन इनसाइड द प्रॉफर्म, जो उनका अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं उस पर डिफर करता है। हमेशा एफएक्यू सेक्शन में आप देख लेना, सारे रूल्स जो होते हैं ना, हर प्रॉफर्म का एक एफएक्यू सेक्शन होता है। एफएक्यू सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो सिंगल पे आउट में। ठीक है, वो आपका एक सिंगल पे आउट कैप होता है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है। ये भी जितना आपके पास स्प्लिट ज्यादा, 90-10 सबसे बेस्ट होता है। 100-0 आई थिंक अभी तक कोई फॉर्म आपको देगी नहीं। 90-10 इज द बेस्ट वन। इधर जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है। फिर आता है विड्रॉल लिमिट। विड्रॉल लिमिट का मतलब क्या होता है, आपने जितना भी टोटल प्रॉफिट बनाया है अभी तक उस अकाउंट पे, उसका एक सर्टेन परसेंटेज पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 50% मीन्स इफ यू मेड, मान लो आपने 5,000 का प्रॉफिट बनाया 50K के सिम फंडेड अकाउंट पे। ठीक है। तो 55K पे आपका अकाउंट चल रहा है, तो आप सिर्फ 5K का आधा यानी 22.5K पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, अज्यूमिंग पे आउट कैप 2.5K से ऊपर का हो। ठीक है। अगर मान लो 2K का पे आउट कैप है तो आप 2K रिक्वेस्ट कर पाओगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये लेड रूल्स होते हैं थोड़े से पे आउट लेने के लिए। अब आते हैं नो बफर रूल। मेरा फेवरेट रूल है। ठीक है। नो बफर रूल प्लस नो कंसिस्टेंसी रूल दोनों साथ में मिल जाए बेस्ट चीज है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उनमें आपको मिनिमम कुछ तो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 50,000 का अकाउंट है, अगर सिम फंडेड में आपको मिनिमम 2,000 का प्रॉफिट बनाना पड़ता है। 2,000 का प्रॉफिट बनाने के बाद ही आप पे आउट ले सकते हो। लेकिन कुछ कुछ फर्म्स बोलती है कोई पे आउट, कोई बफर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लूसिड का जो फ्लेक्स वाला ऑप्शन है, या इवन ट्रेडिफाई का जो ऑप्शन है फ्लेक्स वाला, वो बोलता है कोई बफर की जरूरत नहीं है, आप बाकी के रूल्स फॉलो कर लो। जैसे उनका कंसेंसी रूल फॉलो कर लिया, कंसेंसी रूल भी नहीं होता है फ्लेक्स में। ठीक है। तो कंसेंसी रूल फॉलो कर लिया, इसमें कंसेंसी रूल भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटीज वाला रूल क्लियर कर दो, हम आपको पे आउट दे देंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही आपने पहला पे आउट ले लिया, आपके इनिशियल बैलेंस पे, यानी 50K का अकाउंट है अगर, 51K पे आप चले गए, आपने 500 का पे आउट ले लिया। ठीक है। आपका 50,500 पे बच गया अकाउंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन आपका, चूंकि आपने पहला पे आउट ले लिया है, आपको 50,000 पे अकाउंट लॉक हो चुका है, डीडी। अब आपके पास बच गया 500 का डीडी। ठीक है। तो ये एक चीज रहती है जिसपे आप ध्यान रखना है। तो मैं ये चीज हमेशा ध्यान में रखता हूँ। अगर ये चीज ऐसा कुछ हो रहा है, अ, तो एटलीस्ट 1,500 2,000 बना लो, और आपको पता चल जाए कि भाई हाँ एनफ बन गया है, मैं आप एक अकाउंट में रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो कर लेना। ठीक है। जैसे लूसिड फ्लेक्स में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन होता है मिनिमम 5 दिन का प्रॉफिट बनाओ 150 के, 150 के, $150 का, और कोई बफर रूल भी नहीं है। तो आपने मान लो 5 दिन 150 150 150 150 150 बनाया। ठीक है। और आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, मिनिमम पे आउट होता है $500 का, ज़्यादातर फर्म्स आपको मिनिमम पे आउट $500 का लेती हैं। तो ये एक तरह से एडिशन है। ये अगर कोई फर्म दे रही है आपको नो बफर नो कंसिस्टेंसी, ये सब ट्रेडर के लिए अच्छा है। ठीक है। अदर रूल्स, कुछ कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम दोनों साइड में रूल ट्रेड ले लेंगे, एक में लॉन्ग करेंगे एक में शॉर्ट करेंगे। तो प्रॉफर्म्स समझ, या तो एक ही प्रॉफर्म में करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में, या फिर कोई एक प्रॉफर्म में लॉन्ग एक प्रॉफर्म में शॉर्ट करेंगे। भाई देखो, प्रॉफर्म पकड़ लेगी आपको। ठीक है। ये चीज़ मत करना। वो पता नहीं मुझे कैसे पकड़ लेगी, वो आईटी वाले लोग होंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे। लेकिन प्रॉफर्म्स पकड़ लेती हैं। एक दो प्रॉफर्म्स है जिनमें ये काम करता है, मैं एग्री करता हूँ, बट ना करो तो अच्छा। दिस इज चीटिंग द सिस्टम एक तरह से।
है ना। और ये सिर्फ ईवैल में काम कर सकता है ना, जहां तक मुझे सुना है मैंने लोगों से, एपेक्स में ये काम करता है कि आधे अकाउंट में लॉन्ग जाओ, आधे अकाउंट में शॉर्ट जाओ। मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, बट बहुत लोग करते हैं, आई नो, उनके लिए वर्क करते हैं, सही है। लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ के लिए वाउच नहीं करता हूँ कि आप ऐसी स्ट्रेटेजीज ट्रेड करो। ठीक है। दूसरा रूल होता है जो मुझे पसंद नहीं है, सेम आईपी एड्रेस से ट्रेड करना या सेम डिवाइस से ट्रेड करना। अगर आप बार बार आईपी एड्रेस और डिवाइस स्विच मार रहे हो तो परफॉर्मेंस आपको फ्लैग कर सकती है, बैन कर सकती है। तो याद रखना, बार बार स्विच ना करो। ठीक है, ये रूल्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ कुछ परफॉर्मेंस में होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन से परफॉर्मेंस में होते हैं, जितना मैंने ट्रेड किया है। अ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं जनरली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। कभी कभी हो सकता है आपका डिवाइस चेंज हो जाए या आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हो तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये बंदा कर रहा है, लेकिन एक आध बार होता है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक रूल है कि आपका आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए, आपका डिवाइस सेम होना चाहिए। अवॉइड करो बार बार अपना आईपी या आईपी एड्रेस या डिवाइस स्विच करना। ठीक है। अब आते हैं मैक्स फंडिंग और मैक्स नंबर ऑफ अकाउंट्स। प्रॉप फर्म्स आपको एक लिमिटेड फंडिंग ही देगी, अनलिमिटेड फंडिंग नहीं मिलती है प्रॉप फर्म से। ठीक है, या तो वो कैप करेंगी मैक्सिमम फंडिंग, टोटल फंडिंग की कैप मार देंगी, या फिर फंडेड अकाउंट की कैप मार देंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल टेडीफाई क्या बोलते हैं, टेडीफाई बोलते हैं आप सिर्फ मैक्सिमम 5 अकाउंट ले सकते हो, 5 फंडेड अकाउंट्स हो सकते हैं आपके एक टाइम पे। तो सीधा सीधा उन लोगों ने कैप कर दिया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा अकाउंट जो होता है वो 150K का होता है। 150K इंटू 5 = 750K। सीधा सीधा आप 750K से ज़्यादा फंडिंग ले ही नहीं सकते उनसे। ठीक है। कुछ कुछ फर्म्स होती है वो बोलती है कि हम फंडिंग को ही कैप कर देते हैं। जैसे फंडिंग टिक्स पे आओ, फंडिंग टिक्स क्या बोलती है, 300K से ज़्यादा फंडिंग नहीं ले सकते, 6 से ज़्यादा अकाउंट नहीं ले सकते। तो उनके जो प्लान होते हैं वो 25K × 6 करो, 50K × 6 करो, या फिर 100 × 3 करो, क्योंकि मैक्स फंडिंग तो क्या बोलते हैं, मैक्स फंडिंग तो 300K की है ना, तो आप 100 × 3 कर सकते हो। ठीक है। ऐसे करके आप अकाउंट ले सकते हो, मैक्सिमम 6 अकाउंट्स, टोटल फंडिंग 300K से ज़्यादा नहीं। ठीक है। ऐसे करके लोग कैप कर देते हैं। ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आते हैं बेस्ट ब्रोकर्स और बेस्ट कॉपियर्स पे। देखो भाई, मैं जितना ट्रेड किया हूँ, आप जब भी प्रॉफर्म के पास जाओगे, प्रॉफर्म खुद ब्रोकर नहीं होती है। ठीक है। प्रॉफर्म एक दूसरे ब्रोकर के साथ टाइप करती है, वो ब्रोकर में आपका अकाउंट बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है। तो मैं पर्सनली ट्रेडोवेट और निंजा ट्रेडर यूज़ करता हूँ। मैं ट्रेडोवेट यूज़ करता हूँ, निंजा ट्रेडर नहीं। निंजा ट्रेडर भी अच्छा है, मैंने जितना सुना है। इनके अलावा और भी है, रिदमिक, मोटिवेव और जो भी है। बट मैं पर्सनली सिर्फ ट्रेडोवेट ही यूज़ करता हूँ, मुझे ट्रेडोवेट समझ में आता है, इसमें कॉपी करना भी काफ़ी आसान होता है। क्रॉस प्रॉप फॉर्म्स, ठीक है, मतलब ट्रेडोवेट से मैं दूसरे जो कॉपियर्स होते हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब कॉपियर क्या होते हैं, कॉपियर मतलब, देखो क्रॉस प्रॉप फॉर्म्स, जब जब भी आपको कॉपी मारना है तो आपका, भली ब्रोकर सेम हो, आप कॉपी नहीं मार पाओगे, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल कॉपियर लगता है। तो वो बेस्ट कॉपियर है ट्रेड सिंकर, ट्रेड कॉपी एंड रेप्लिकांटो। अब यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। देखो, ट्रेड सिंकर महंगा है एंड एक क्लाउड क्लाउड बेस्ड कॉपियर है। मैं ट्रेड सिंकर यूज करता हूँ, मुझे कोई इशू आया नहीं है। ट्रेड कॉपी इज ऑल्सो गुड कॉपियर एंड रेप्लिकांटो इज ऑल्सो गुड कॉपियर। मैंने ये देखा है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है लोगों का एक्सपीरियंस। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ट्रेड सिंकर अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेड कॉपी अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं रेप्लिकांटो अच्छा है। मतलब किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है। मेरे लिए ट्रेड सिंकर वर्क करता है, मैं ट्रेड सिंकर यूज करता हूँ। ठीक है। किसी के लिए ट्रेड कॉपी वर्क करेगा, आप ट्रेड कॉपी यूज करो। ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तीनों का फंक्शन अलग है, अलग अलग टाइप से होता है, जो आपको सूट करे आप वो कर सकते हो। ठीक है। एंड बेस्ट ब्रोकर में निंजा ट्रेडर एंड ट्रेडोवेट आर द बेस्ट। मैं पर्सनली ट्रेडोवेट यूज करता हूँ। ठीक है। अब आते हैं बेस्ट पे आउट मेथड। हाँ, इंपॉर्टेंट। स्विफ्ट या प्लेन जो बैंक ट्रांसफर होता है वो सबसे बेस्ट पे आउट मेथड है। डायरेक्ट आपको बैंक में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले रहता है, इमीडिएटली नहीं आता, लेकिन वो बेस्ट पे आउट ऑप्शन है आपके लिए। टैक्सेशन ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे हाँ, और आपको अगर, क्योंकि डायरेक्ट यूएसडी से आ रहा है, तो आप जब भी टैक्स भरने जाओगे ना, इट इज़ मच ईजियर। आप अपने सीए से बात कर लेना, वो आपको समझा देगा। दूसरा ऑप्शन, राइस, सबसे पॉपुलर ऑप्शन राइस का है। ठीक है। थोड़ा इंडियन ट्रेडर्स को ये ऑप्शन पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज जो होते हैं ना, वो राइस से होते हैं। राइस में थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन अब कहीं कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको राइस से लेना ही पड़ता है। राइज में आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर करना है। हाँ, उसमें ऑलरेडी और भी ऑप्शंस रहते हैं, क्रिप्टो के भी ऑप्शंस रहते हैं, आप क्रिप्टो में भी ले सकते हो चाहो तो। बट याद रखना, अगर आप क्रिप्टो में ले रहे हो, राइज मतलब आपका प्रॉप फर्म ने राइज को पे किया, राइज आपको पे करता है, थर्ड पार्टी पे आउट ऑप्शन है ये।
तो जब आपका राइज आपको बैंक में डालता है तो इट इज मच इजियर टू, क्या बोलते हैं, फाइल टैक्सेस। बट राइज जब आपको क्रिप्टो में ले रहे हो, क्रिप्टो से P2P ट्रांजैक्शन कर दिया आपने, और फिर आपके बैंक में आया कुछ भी, फंस सकते हो। तो इसलिए क्रिप्टो इज द वर्स्ट ऑप्शन। किसी भी तरीके से क्रिप्टो में लेना इज द वर्स्ट ऑप्शन। अनलेस भाई आप टैक्स की चोरी करना चाह रहे हो, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं पर्सनली क्रिप्टो में लेता ही नहीं हूँ। ठीक है। राइज, मैं होता तो अवॉइड करता, लेकिन कुछ कुछ फर्म्स राइज में ही देती है, तो उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, राइज लेना ही पड़ता है आपको। ठीक है। राइज से आप फिर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं राइज से आपका बैंक फ्रीज हो जाता है, बट एक्चुअली ये सिर्फ CFD परफॉर्म्स के लिए। फ्यूचर परफॉर्म्स में ये इशू मैंने अभी तक किसी का देखा ही नहीं है, मेरा पर्सनली नहीं हुआ, मैं राइज से पे आउट लिया हूँ, ज़्यादातर मेरे पे आउट्स राइज से ही है। तो मेरा कभी बैंक फ्रीज नहीं हुआ। मैंने जितने फ्यूचर परफॉर्म ट्रेडर्स जो बड़े बड़े पे आउट देते हैं, मतलब दे आर क्लॉकिंग 30 40 50 के पर मंथ, वो ट्रेडर्स को मैंने देखा कि भाई यार 25 लाख 30 लाख 40 लाख का पे आउट ले रहे हैं, इनका बैंक फ्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है। एंड लेजिट है सारे उनका, मैंने देखा है। तो इसलिए राइज इज द ऑप्शन। इन राइज में इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा, फ्यूचर परफॉर्मेंस में इशू नहीं आता है, CFD परफॉर्मेंस में इशू आता है। CFD करोगे आएगा इशू। ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन होते हैं वो है वर्क मार्केट, डिसेंट ऑप्शन है। वर्क मार्केट में भी कोई इशू नहीं होता है। वाइज इज ऑल्सो डिसेंट ऑप्शन, मैंने अभी तक वाइज यूज नहीं किया है। पेपाल जो है, पेपाल में इशू ये है कि कभी कभी आपका पे आउट रोकता है, दे देता है लेकिन थोड़ा सा रोकता है कभी कभी। ठीक है। नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्शन। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए प्लेन या स्विफ्ट होता है। सेकंड नंबर पे राइज आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो राइज है। थर्ड नंबर पे वर्क मार्केट इज अ डिसेंट ऑप्शन। फिर वाइज मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। पेपाल कभी कभी रोक सकता है अगर बहुत बड़ा पे आउट हो तो। बहुत बड़ा मतलब क्या, $10K, दैट इज व्हाट आई कॉल बड़ा, राइट। तो वहां पे रोक सकता है। क्रिप्टो इज द वर्स्ट, वर्स्ट फॉर टैक्सेशन। आप अगर मान लो क्रिप्टो लेके अच्छे से टैक्स भी भर रहे हो ना, तो भी आपको इश्यू हो सकता है। तो ये इसलिए क्रिप्टो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी को भी अवॉइड करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा KYC टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये चार चीज़ें चलती हैं। मैं पर्सनली आधार कार्ड यूज़ करता हूँ। आप ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो भी आपने प्रॉप फर्म को एड्रेस दिया है, ठीक है, जब भी आप अकाउंट ले रहे हो, अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, चैलेंज बाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एड्रेस वही होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करने जाओगे, जिस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, वही एड्रेस होना चाहिए। जैसे मेरा क्या है, मेरा आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, मैं वही एड्रेस इधर डालूंगा, प्रॉपर में हर जगह वही एड्रेस होना चाहिए आपका। दूसरा चीज, आपका नाम भी, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड दे रहे हो, आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम आपका हर प्रॉपर में होना चाहिए। तीसरी चीज, जो ईमेल है ना, इंपॉर्टेंट है ये। जो ईमेल आप एक प्रॉपर में यूज कर रहे हो, वही सारे प्रॉपर में यूज करो, वही राइज में यूज करो। मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सारी प्रॉफर्म्स ना आपको राइज में पे आउट देती हैं, और राइज में अगर आपका ईमेल अलग हुआ और आपके प्रॉफर्म में आपका ईमेल अलग हुआ रजिस्ट्रेशन, तो आपका पे आउट डिनाई हो जाएगा। इसलिए ईमेल भी सेम रखो। ठीक है। KYC अच्छे से करना सब जगह। एंड KYC बहुत इजी होता है, इनका कुछ नहीं करना है। वो पास, जैसे आधार कार्ड है आपका, फ्रंट और बैक आप स्कैन कर दो, एंड आपका फिर एक सेल्फी है और कुछ नहीं। ठीक है। एंड इसमें भी, हाँ, इसमें ये रहता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ही KYC मांगेगी, कुछ कुछ फंडेड हो जाओगे तो KYC मांगेगी, कुछ कुछ पे आउट के टाइम पे KYC मांगेगी। सबका KYC का अलग अलग होता है। ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, घबराना मत अगर आपको KYC नहीं मांग रहे हो तो। ठीक है, वो अपने हिसाब से मांगते हैं, प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म डिफर करता है। अब आते हैं बेस्ट प्रोफॉर्म्स पे। देखो, मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ। प्रोफॉर्म्स आर अ बिजनेस, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। याद रखना ये बात। ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ना आपका स्कैम कर सकती है। स्कैम किस चीज का? स्कैम पे आउट डिनायल का। स्कैम वो नहीं जिसमें आपका बैंक फ्रीज हो जाता है, नहीं, वो मेरे हिसाब से फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता है। लेकिन आपका स्कैम कैसा होगा, आपका पे आउट डिनाय हो जाएगा, वो हो सकता है। तो मैं उसकी बात करूंगा, कौन सी प्लेटफॉर्म स्कैम नहीं करती है, उसकी बात करूंगा। मैं ये भी बात करूँ, उसी हिसाब से मैंने ये पूरी रैंकिंग की है। मैं एक और चीज बात करूंगा कि
आप कोई भी एक प्रोफॉर्म से ज़्यादा लगाव मत रखना। मतलब जैसे मैंने तो कुछ कुछ प्रोफॉर्म्स मैं प्रेफर करता हूँ, हाँ। लेकिन अगर मान लो उन्होंने कुछ गलत काम करना शुरू किया, मैं उनके अगेंस्ट बोलूंगा, अभी मैं उनसे अकाउंट लेना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो हमेशा आपको कमिटी में टच में रहना है। ये बिजनेस ऐसा ही है। ठीक है, आपको बहुत बड़ा आरओआई मिल सकता है, बहुत ज़्यादा। आप जितने इक्विटी में कमा रहे हो ना, वो कुछ नहीं है। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कमा सकते हो आप। ठीक है, अनलेस आपका कैपिटल इक्विटी में क्रोर्स में है, तभी आप इनका रिटर्न बीट कर पाओगे। अगर आपका क्रोर्स में है तो पॉसिबल है इनके रिटर्न्स को बीट करना, अगर आप टॉप 1% में हो तो। बट अगर आप टॉप 1% में हो प्रॉफर्म्स में, तो भाई आप पूरे इक्विटी ट्रेडर्स का, मैं परसेंटेज रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो असली कैश आ रहा है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट में आ रहे हैं पैसे, आप इजीली बीट कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आरओआई बहुत ज़्यादा है इनका। बट आपको याद रखना है कि ये प्रॉफर्म्स अपना बिजनेस कर रही हैं, एंड ये कभी भी आपके साथ पे आउट डिनाई कर सकती है, कि मैंने बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए। तो अब मैं इसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो एज ऑफ नाउ, फ्यूचर में क्या करेंगे मुझे पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ जो पे आउट डिनायल्स कम देती हैं, जिनके रूल्स ठीक है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं अपडेट करता रहता हूँ ये लिस्ट। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट फर्म्स है, मैं उनको अभी रैंक करने वाला हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से, लूसिड, ट्रेडिफाई, टेक प्रॉफिट ट्रेडर। अब मैं बताता हूँ रीजंस क्यों। लूसिड, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। पे आउट डिनायल, मैंने लूसिड और ट्रेडिफाई का, इवन टेक प्रॉफिट ट्रेडर का, आज तक किसी ट्रेडर से मैंने ये नहीं सुना कि इन्होंने हमारा पे आउट डिनाई कर दिया है। लूसिड ट्रेडिफाई का तो मैंने सुना ही नहीं है, मैंने आज तक एक पोस्ट नहीं देखा है, ना मैंने किसी से सुना है कि इनका पे आउट डिनाई हो गया, कब भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है, इस मामले में पे आउट डिनायल के मामले में दोनों फर्म्स एज ऑफ नाउ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। पे आउट डिनाई नहीं करती हैं। दूसरा चीज, पे आउट तेज भी आ जाता है, काफी तेज आता है, काफी स्पीड अच्छी है इन फर्म्स की। इनके अलावा अब ऑब्वियसली आप बोलोगे उमंग, आप एफिलेटेड हो भाई, अच्छी फर्म से एफिलेटेड रहूंगा ना। मैं बुरी फर्म से एफिलेट नहीं रहता, मैं ऐसी फर्म से एफिलेट नहीं रहना चाहता हूँ भाई जिसमें थोड़ा सा लफड़ा हो। मैं एक ऐसी फर्म बताऊंगा जिससे मैं एफिलेटेड हूँ, लेकिन उसमें लफड़ा चल रहा है, वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, तो लूसिड ट्रेडिफाई आर द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें अकाउंट कौन सा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लूसिड फ्लेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। चीपर है, रूल्स भी बेटर है। मैं पर्सनली लूसिड फ्लेक्स ट्रेड करता हूँ। अब जब भी मेरे पोस्ट जाके देखोगे, आप पोस्ट में देखोगे ना, मैं लूसिड फ्लेक्स ही ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट ऑप्शन है लूसिड फ्लेक्स। अनदर रीजन फॉर चूजिंग दिस इज बिकॉज आरओआई जो है, देखो ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं, तो उनको ऐसी फर्म चाहिए जो चीप भी हो और पे आउट डिनाई भी ना करे और जिनके रूल भी अच्छे हो। ये तीनों फैक्टर्स में लूसिड इज द नंबर 1 फर्म। ठीक है, इन सारे जो प्रॉप फर्म्स हैं, ये जो टॉप 7 मैंने बताया, सबसे चीप आपको ये अकाउंट देंगे। चीप मतलब क्या, 20-30 डॉलर चीप है। लेकिन आप चूंकि बल्क में बाय करते हैं लोग, तो 20-30 डॉलर का 100 डॉलर, 200 डॉलर, 300 डॉलर पाइल अप होता है ना। उस हिसाब से लूसिड काफी चीप है। पे आउट रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक प्रॉब्लम है लूसिड और ट्रेडिफाई दोनों में, इनका पे आउट कैप कम है। पे आउट कैप मतलब क्या, आपको ना एक सिंगल पे आउट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे लूसिड का फ्लेक्स का जो है, आई थिंक 2000 का कैप है, मतलब आप एक अकाउंट से 2000 ज्यादा नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई 2000 का ही तो पे आउट कैप है, 2000 डॉलर। तो आप एक बात समझे, आपके पास 5 अकाउंट रख सकते हो आप लूसिड के, तो 5 × 2000 = 10,000 डॉलर, जो आप एक हफ्ते में बना सकते हो। तो मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो, 4 हफ्ते में यू कैन मेक $40,000 का पे आउट आपको मिल सकता है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर एन इंडियन। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ, मैं इस हिसाब से नहीं देखता कि भाई 2000 का कैप रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लूसिड इज अ सॉलिड फर्म। सेम गोज फॉर ट्रेडिफाई। ट्रेडिफाई का भी जो सिलेक्ट ऑप्शन है बहुत अच्छा है। सिलेक्ट में जाके आप पास करो, फ्लेक्स ले सकते हो, डेली पे आउट ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं पर्सनली वहां पे फ्लेक्स ही प्रेफर करता हूँ। कुछ कुछ लोग डेली पे आउट प्रेफर करेंगे, सही है उनके लिए। ठीक है, तो वैल्यू फॉर मनी लूसिड इज द नंबर 1, नंबर 2 ट्रेडिफाई। कुछ लोगों को ट्रेडिफाई ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को लूसिड ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनके ऊपर है। मैं लूसिड को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उनका वैल्यू फॉर मनी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तीसरे नंबर पे आता है टेक प्रॉफिट ट्रेडर। अगर हम सिर्फ क्वालिटी की बात करें, कोई कंपटीशन नहीं है। टेक प्रॉफिट ट्रेडर का कोई कंपटीशन नहीं है। उनके जो अकाउंट्स है ना, उनका एक ही अकाउंट है एक्चुअली। वो टेस्ट अकाउंट होता है, टेस्ट अकाउंट पास कर दो, प्रो होता है। प्रो, प्रो यानी सिम फंडेड। प्रो के बाद आपको प्रो प्लस मिलता है, जो आपको लाइफ स्टेज रहता है। बेस्ट,
बेस्ट प्रॉप फर्म, सिर्फ अगर क्वालिटी की बात की जाए तो। ठीक है। हाँ, कैच कहाँ है? कैच ये है कि इनका जब ये इनका थोड़ा सा इंट्रा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देते हैं सिम फंडेड में, मतलब वो जो आपको 2,000 बनाने पड़ेंगे ना इनिशियली, मतलब 50,000 का जो अकाउंट है आपने पास कर लिया हो, तब आपको यूडी ड्रॉडाउन देंगे इवैल्यूएशन स्टेज में। जैसे आप फंडेड में आ जाओगे ना, ये आपको इंट्रा डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देते हैं। तो आपको तो पता है कि भाई जब तक 2,000 बनेंगे नहीं, तब तक ये इंट्रा डे के हिसाब से ट्रेल होगा। तो वहां पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीपीटी इज गोल्ड। टीपीटी आपको ज्यादा पे आउट देगा सारी फर्म से, है ना। टीपीटी आपको लाइव पे जल्दी पुश करता है, कोई लफड़ेबाजी नहीं, कुछ नहीं। ओवरऑल अ गुड प्रॉप फर्म, रूल्स बहुत अच्छे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई बफर नहीं, कुछ नहीं। जब पे और डेली पे आउट, जब लेना है लो। डेली पे आउट आपको ट्रेडिफाई भी देता है, डेली पे आउट आपको माई फंडेड फ्यूचर्स भी देता है। बट जो टेक प्रॉफिट ट्रेडर आपको दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता एक्चुअली। वो पे आउट कैप भी बहुत ज्यादा है इनका। ठीक है। हाँ, इशू कहाँ है? देखो, इशू कोई फर्म ऐसी नहीं है जिसमें इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको लूसी ट्रेडिफाई का बताया, वो पे आउट कैप कर दिया उन्होंने। टेक प्रॉफिट ट्रेडर का इशू कहाँ है? इशू ये है, मैंने ट्रेडिंग ड्रॉडन का तो आपको बता दिया। दूसरा इशू ये है कि जब आप इंडियन हो अगर, तो आपको ये ऑप्शन देते हैं पेपाल का। आई थिंक वाइस का भी है, बट मैंने पेपाल का ही देखा है। तो पेपाल थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा पे आउट ले रहे हो तो वहां पर एक है। और दूसरा चीज, फॉर सम रीजन इनका इनके यहाँ पे वीजा के कार्ड्स नहीं चलते हैं, तो आपको मास्टर कार्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो एक इशू है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ क्वालिटी की बात करो, नंबर वन फर्म है टेक प्रॉफिट ट्रेडर। थोड़ा सा कॉस्टली है, हाँ, कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे लूसिड आपको $78 में मिलेगा, ट्रेडिफाई आपको 95 में मिलेगा, टेक प्रॉफिट ट्रेडर आपको $105 में मिलेगा। 50 अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तीन हो गए, ये तीन मेरे आपसे बेस्ट फॉर्म्स हैं। मैं तो सबको ये बोलता हूँ भाई देखो, पहले आप हमेशा लूसिड ट्रेडिफाई ट्राई करो। ठीक है। लूसिड चीप है तो लूसिड ही ट्राई करो, क्योंकि चीप भी है, ऑप्शंस भी, रूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये तीन हो गए। हाँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा प्रमोशन दे दूं, लूसिड और टेक प्रॉफिट ट्रेडर में मेरा कोड स्टॉक्स गीक्स चलेगा। सबसे जो मैक्सिमम डिस्काउंट करेंटली चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है फंडिंग टिक्स। अब देखो, फंडिंग टिक्स में आपको एक बात समझाता हूँ। फंडिंग टिक्स, फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स, एपेक्स, माई फंडेड फ्यूचर्स, ये नीचे की चार है, मतलब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ अच्छी फर्म्स है। बट इनमें ना एक चीज, एक कैच बता देता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा पे आउट लोगे तो ये थोड़ा कभी कभी लफड़ा करते हैं। जैसे फंडिंग टिक्स में एक इंडियन ट्रेडर ही है करेंटली, उसने बहुत बड़ा पे आउट रिक्वेस्ट किया, वो डिनाई हो गया। ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वहां पर थोड़ा सा इनका कैच आ जाता है। देखो, मैं एफिलिएटेड हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, उस मामले में थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है आपको। ठीक है, फर्म अच्छी है, फर्म का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट्स भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अकाउंट्स अच्छे हैं। बट ये डिस्काउंट जब भी डिस्काउंट देंगे, अगर ये जब भी 40%, 50% का डिस्काउंट लाते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स पे ये लोग लाते हैं, तो इनके अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं जब ये डिस्काउंट देते हैं तो। बट थोड़ा सा इनमें ये जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रोवर्सीज, राइट। तो इसलिए मैंने इनको फोर्थ पे रखा है। फिफ्थ पे फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स को मैं बहुत ऊपर रखता, बट मैंने उनको ऊपर नहीं रखा है। सेम सेम प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी का। इन्होंने रिसेंटली क्या किया था, इन्होंने रिसेंटली क्या बोलते हैं, कुछ फर्म्स, मतलब कुछ क्या बोलते हैं इनको, अ, कुछ ट्रेडर्स थे, इन्होंने ये बोला था हम आपको अनकैप्ड पेआउट्स देंगे, अनलिमिटेड पेआउट्स देंगे सिम मनी पे। ट्रेडर्स ने रन अप कर दिया उस अकाउंट को, मतलब उन्होंने पे आउट रिक्वेस्ट नहीं किया, उन लोगों ने प्रॉफिट बनाते गए, बनाते गए। ऑब्वियसली वो 10,000 बनाए तो ज़्यादा रिस्क करने लेंगे, उससे 20,000 बनाए, 20,000 के बाद मान लो पर ट्रेड वो लोग 2,000 रिस्क कर रहे थे, तो अब 5,000 करेंगे, और प्रॉफिट बनाया, और बड़ा रिस्क लिया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत बड़ा अकाउंट कर दिया। और फिर उनको बोला इन लोगों ने कि हम आपको पे आउट नहीं देंगे, आपको लाइव में शिफ्ट कर देंगे। पे आउट आपका 4 फीट हो गया। 4 फीट पे आउट मतलब क्या, आप जब सिम मनी पे पैसे बनाते हो ना, बहुत सारी फर्म्स आपका प्रॉफिट 4 फीट कर देती हैं, मतलब वो बोलती हैं आप इसका पे आउट नहीं ले सकते। तो दिस इज अ नॉट वेरी गुड थिंग। तो वो फंडेड एक्स फ्यूचर्स ने वो चीज़ की। लेकिन हाँ, अब उन्होंने थोड़ा उसको रेक्टिफाई किया है। वो बोला है कि ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ की थी। इस रीज़न से मैं इनको फिफ्थ पे रखा हूँ। दूसरी चीज़, इनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको फिफ्थ नंबर पे रखा है। सिक्स नंबर पे, ठीक है, एपेक्स, द हार्डेस्ट रूल्स इन द इंडस्ट्री, बाय फार। इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, एपेक्स का सबसे हार्ड रूल है। क्यों? क्योंकि ये अकेली फर्म है जो आपको हर टाइम पे इंटर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा स्केल एपेक्स पे कर सकते हो आप। एपेक्स पे आप 20 अकाउंट ले सकते हो। ये सारी फर्म जो है ना आपको
ये 750 के 300 के 300 के 450 के या 750 के, आई डोंट रिमेम्बर इसमें। इतनी की फंडिंग देगी। एपेक्स आपको 6 मिलियन तक की फंडिंग दे सकती है, बहुत ज़्यादा फंडिंग है ये। लेकिन एपेक्स का भी सेम प्रॉब्लम है। पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स हैं, और बहुत अलग अलग टाइप के रूल्स। इनके एक दो रूल्स तो मैंने खुद ने एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स है। दूसरी चीज़, इनका भी पे आउट डिनाइल का थोड़ा बहुत इशू है। ठीक है, थोड़ा बहुत इशू है इनका। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। ठीक है, मैंने पर्सनली एपेक्स से कभी पे आउट लिया नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकता, बट मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है कि ये पे आउट डिनाई करते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा पे आउट ले लिया है तो। वो बहुत सारी फर्म्स का है, इसलिए मैं इन तीनों को टॉप पे रखा हूँ। कोई लफड़ा नहीं है इनमें, मैंने आज तक सुना नहीं। अगर मैं आगे सुनूंगा तो मैं बता भी दूंगा। मैं, मुझे कोई वो नहीं है कि भाई मैं एफिलेटेड हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फंड इंडेक्स के लिए बोल ही दिया। ठीक है। तो एपेक्स में ये चीज़ मैंने सुनी है, तो वो एक चीज़ है। ठीक है। सातवें नंबर पे माई फंडेड फ्यूचर्स। माई फंडेड फ्यूचर्स मेरे हिसाब से एक सॉलिड फर्म है। थोड़ा सा कॉस्टली लगती है मुझे, बट मुझे जो मेन इशू है इनके साथ, सब सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने ये वाला जो रूल है ना, कहाँ गया, ये जो रूल है ना, ये बहुत गंदा रूल है उनका। उन्होंने माइक्रो स्केलिंग, साइज अनलॉकिंग दोनों साथ में डाल दिया फंडेड में। मतलब वो बोलेंगे कि भाई आप जब तक 1,000 नहीं बना सकते, तब तक एक मिनी 5 माइक्रो ट्रेड करो, एक मिनी या तो 5 माइक्रो। तो भाई मतलब मैं माइक्रो ट्रेड करता हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि सिर्फ 5 माइक्रो ट्रेड कर सकता हूँ मैं। दैट इज़ अ वेरी शिट रूल। तो मुझे इसलिए माई फंडेड फ्यूचर्स में नंबर 7 पे रखा हूँ। अदरवाइज अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इसके भी पे आउट डिनर्स मैंने बहुत कम सुने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, मैंने कम सुने हैं, लेकिन चूंकि वो माइक्रो स्केलिंग साइज अनलॉकिंग रूल इन्होंने साथ में डाल दिया, इसलिए मैंने इनको 7th नंबर पे रखा है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, पहले ना अच्छी फॉर्म्स के साथ जाओ, ये टॉप 3 के साथ जाओ, उसके बाद ये फॉर्म्स के बाद जाना। और भी फर्म्स है, अल्फा फ्यूचर्स, अल्फा कैपिटल है, अल्फा फ्यूचर्स, आई डोंट रिमेम्बर। उसके अलावा है पर्डिया है। उसके बाद कुछ कुछ फर्म्स ऐसी होती है, जैसे ये सब सिम वाली फर्म्स है ना, कुछ कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो आपको सिर्फ लाइव पे ही करेंगे। मतलब पहले आपको एक वैल्यूएशन अकाउंट देंगी पेपर मनी पे, क्लियर करो, बहुत हार्ड रूल्स होते हैं उनके, क्लियर करो, फिर आपको वो लोग लाइव अकाउंट देंगे। जैसे एक दो, इसका नाम सुना था मैंने, भूल गया मैं। वो फर्म्स होती है, मैं ट्राई करूंगा तो उनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ मैं, आप चाहो तो। बट मेरे यहाँ से टॉप 7 ये है, पहले टॉप 3 ट्राई करो। टॉप 3 में आप सीख लो, पूरा समझ लो, फिर उसके बाद ये थोड़े नीचे वाली फॉर्म्स पे आना। ठीक है, पहले टॉप 3 कर लोगे ना अच्छे से, तभी नीचे वाली फर्म्स पे आना। और कुछ कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो, जिनका ब्रोकर हमेशा प्रॉब्लम देता है, तो मैंने ऐसी फर्म्स को चूज नहीं किया है इस वीडियो में कवर करना। अब जो लोग इंडस्ट्री में, वो लोग समझ जाएंगे कौन सी फर्म्स है। ठीक है। एक और चीज, हमेशा हमेशा एफएक्यू सेक्शन जब भी बाय करो, पहले एफएक्यू सेक्शन पढ़ लेना। एफएक्यू सेक्शन में ये लोग सब कुछ लिख के रखते हैं, सारी फर्म्स। एफएक्यू सेक्शन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। एक और चीज, आपको जो ये लोग आईडी पासवर्ड देते हैं, वो आईडी पासवर्ड हमेशा कॉपी कर लेना। ब्रोकर का आईडी पासवर्ड हमेशा यहाँ पे इनके साइट पे लॉगिन करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेडोवेट में जाके लॉगिन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं डायरेक्ट ट्रेडोवेट में गया, मैं ट्रेडोवेट में आप डायरेक्ट लॉगिन कर लूंगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड जो मेरा है, मुझे बस जाके लॉगिन करना है। अगर मैंने आईडी पासवर्ड सेव कर लिया तो मुझे लूसिड में जाके, जैसे लूसिड का मेरा अकाउंट है, मुझे लूसिड में जाके लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो लूसिड का लॉगिन अलग होता है, ब्रोकर का लॉगिन अलग होता है, तो मैं एक्चुअली लूसिड केस में लॉगिन ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ब्रोकर केस में लॉगिन करता हूँ। तो आईडी पासवर्ड सेव कर लेना। ठीक है, बेकार में टाइम वेस्ट मत करना अपना। ठीक है, कहीं पे भी सेव कर लेना, एक जिप फाइल में या लिख लेना, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगेन, टैक्स रिलेटेड डाउट मत पूछना, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, वो लोग मुझे टैक्स रिलेटेड डाउट्स पूछते हैं, बट वो आप सीए से पूछो। मैं आपको कुछ गलत बता दूंगा, आपने कुछ गलत फाइल कर दिया तो समझो ये बात। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ डाउट है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ कौन सी अच्छी प्रॉब्लम्स है, कौन सी नहीं है। आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। सो दैट इज इट। हैव अ गुड डे एवरीवन।